नमस्कार। आज मंगलवार 18 नवंबर 2025 है। आज हम पश्चिमी अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जहां पिछले कुछ हफ्तों में जमीन इतनी तेजी से खिसकी है कि पुरानी रणनीतियां और गठबंधन रेत के महल की तरह ढहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। हम सहेल के देशों से लेकर नाइजीरिया तक इन घटनाओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास कई समाचार रिपोर्टें, विश्लेषण और जमीनी स्रोतों से मिली जानकारियां हैं। और आज हमारी कोशिश है कि इन उलझे हुए घटनाक्रमों की तह तक जाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सहेल क्षेत्र बाहरी मदद के बिना अपनी सुरक्षा खुद संभाल सकता है, या ये एक नए और भी खतरनाक दौर में दाखिल हो रहा है। हर घटना, चाहे वो नया सैन्य गठबंधन हो या नाइजीरिया का गहराता संकट, हमें इस सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगी। ये प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और ये विश्लेषण स्टाइलो न्यूज, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी हलचल की जिसने पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को हिला दिया है। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स यानी ASS के नाम से एक संयुक्त सैन्य बल बनाने का ऐलान किया है। सतह पर तो ये आतंकवाद के खिलाफ एक और पहल लगती है, लेकिन अगर हम इसे खंगालें तो ये उससे कहीं ज्यादा है। लगभग 5 से 6 हजार सैनिकों का ये बल महज एक सैन्य टुकड़ी नहीं है। इस गठबंधन की असली ताकत सैनिकों की संख्या में नहीं, बल्कि इसके राजनीतिक संदेश में है। ये दशकों से चली आ रही फ्रांसीसी सुरक्षा छाता को खुले तौर पर खारिज करने जैसा है। ये एक वैचारिक बदलाव है। वैचारिक बदलाव? हाँ, ये सिर्फ आतंकवाद से लड़ने के बारे में नहीं, बल्कि एक नई आत्मनिर्भर सहेल पहचान बनाने के बारे में है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या इन देशों के नेता जैसे नाइजर के जनरल अब्दुर्रहमान तियानी या माली के रक्षा मंत्री सादियो कैमारा, क्या वे वाकई ये मानते हैं कि वे बिना किसी बड़ी बाहरी शक्ति की मदद के कामयाब हो सकते हैं, खासकर तब जब फ्रांस और यूरोपीय देशों की सालों की कोशिशें कह सकते हैं नाकाम रही हैं? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। उनका नजरिया यह है कि फ्रांस की मौजूदगी ने समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। माली एक्टू जैसे स्थानीय समाचार स्रोत इसे क्षेत्रीय संप्रभुता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। वहां के लोगों में ये भावना बहुत मजबूत है कि बाहरी ताकतें अपने हितों के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल करती रही हैं। अच्छा। इसलिए ये गठबंधन एक तरह से पश्चिम को ये संदेश दे रहा है कि अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। उनकी रणनीति साझा खुफिया जानकारी और समन्वित अभियानों पर टिकी है। तो एक तरफ ये 3 देश अपनी किस्मत अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक बगल में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया अंदर से ही बिखरता हुआ दिख रहा है। वहां की स्थिति इतनी अलग क्यों है? नाइजीरिया की चुनौती कई परतों वाली है। ये किसी एक दुश्मन से लड़ने जैसा नहीं है। ब्रिटेन ने जो अपने नागरिकों के लिए 21 नाइजीरियाई राज्यों के लिए यात्रा सलाह जारी की है, वो खतरे के पैमाने को दिखाता है। एक तरफ बोको हराम है और दूसरी तरफ उससे टूटकर बना समूह ISWAP, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। बिल्कुल। और बोर्नो राज्य में हाल ही में इनके बीच हुई लड़ाई में करीब 200 लोग मारे गए। और ये दोनों समूह सिर्फ इलाके के लिए नहीं लड़ रहे हैं ना, इनकी विचारधारा में भी फर्क है। बिल्कुल सही कहा। ISWAP जो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा है, वो एक तरह की सरकार चलाना चाहता है। वो स्थानीय लोगों से टैक्स वसूलता है और कुछ हद तक शासन चलाने की कोशिश करता है, जबकि बोको हराम की रणनीति अक्सर ज्यादा क्रूर और अंधाधुंध होती है। तो ये जिहादी आंदोलन के भविष्य को लेकर एक अंदरूनी लड़ाई भी है। हाँ, और इन दोनों के अलावा उत्तर पश्चिम में अपहरण और डकैती करने वाले गिरोह हैं जो एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। द केबल जैसे नाइजीरियाई प्रकाशन इसे संप्रभुता का संकट कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां सरकार का अपने ही नागरिकों और सीमाओं पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। और इसी संकट के बीच 18 नवंबर को केब्बी राज्य में एक बोर्डिंग स्कूल से 25 छात्राओं के अपहरण की खबर आई। ये सुनना ही भयानक है और ये पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। ये घटना उस दुखद हकीकत को सामने लाती है जिससे नाइजीरिया जूझ रहा है। और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि शुरुआती अमेरिकी रूढ़िवादी दावों के विपरीत अपहरित की गई सभी छात्राएं मुस्लिम थीं। ये इस बात को उजागर करता है कि हिंसा का शिकार कोई एक धार्मिक समुदाय नहीं, बल्कि हर कोई हो रहा है। मतलब ये आतंकियों की क्रूरता है, ना कि कोई धार्मिक लड़ाई। सही बात है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू की सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव है। उन्होंने सुरक्षा में सुधार का वादा किया था, लेकिन ऐसी घटनाएं सरकार की साख पर सीधा हमला है। तो एक तरफ घरेलू संकट है
और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी बदल रहे हैं। माली का मामला ही ले लीजिए, वो अपने पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों से बहुत तेजी से दूर जा रहा है। हाँ, और ये अब छिपा नहीं है। माली ने हाल ही में अपना पहला रक्षा एक्सपो BAMEX25 आयोजित किया और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता तुर्की की रक्षा कंपनियों की थी। ये ड्रोन और बख्तरबंद वाहनों जैसी सैन्य तकनीक के लिए तुर्की की ओर एक स्पष्ट झुकाव है। लेकिन ये सिर्फ हथियार खरीदने की बात नहीं है, एक भू राजनीतिक बदलाव है। इसका क्या मतलब है? तुर्की के हथियार पश्चिमी हथियारों से अलग कैसे हैं? पश्चिमी देशों की तरह मानवाधिकार की शर्तों या राजनीतिक दबाव के साथ नहीं आते हैं। माली के लिए यह एक ऐसा सौदा है जो उन्हें सैन्य क्षमता तो देता है, पर साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जांच से भी बचाता है। और जब माली के रक्षा मंत्री खुले तौर पर पश्चिमी देशों पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं, तो ये दिखाता है कि रिश्तों में दरार कितनी गहरी हो चुकी है। बहुत गहरी। एक मिनट, पहले आपने कहा कि ये देश बाहरी हस्तक्षेप कम करना चाहते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि माली तुर्की से भारी हथियार खरीद रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक विदेशी शक्ति को दूसरी से बदलना नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है। साहिल के नेता इसे साझेदारी कहते हैं, निर्भरता नहीं। उनका तर्क है कि तुर्की या रूस जैसे देश उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते, जबकि पश्चिमी देश हमेशा लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करते हैं। जाहिर है, ये एक बहुत ही महीन रेखा है, लेकिन फिलहाल वे इसे अपनी संप्रभुता को मजबूत करने के तरीके के रूप में देख रहे हैं। और इस बदलते समीकरण में रूस की क्या भूमिका है? सूत्रों का कहना है कि वैगनर समूह, जिसे अब अफ्रीका कॉर्प्स नाम दिया गया है, उसका प्रभाव कम हो रहा है। हाँ, जमीनी हकीकत तो यही इशारा करती है। वैगनर ने सुरक्षा का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो सका। जिहादी हमले कम होने के बजाय बढ़े हैं। साथ ही रूस का पूरा ध्यान यूक्रेन पर लगा हुआ है। लेकिन क्या यह प्रभाव सच में घट रहा है या सिर्फ इसका चेहरा बदल रहा है? मतलब अफ्रीका कॉर्प्स नाम रखना तो एक रीब्रांडिंग जैसा लगता है। क्या जमीन पर वाकई कुछ बदला है? शायद नहीं, वो अभी भी वहां मौजूद है। रूस सार्वजनिक रूप से AES देशों का समर्थन करता है और विदेशी अस्थिरता के प्रयासों की निंदा करता है। वो इस खेल से बाहर नहीं हुआ है, बस शायद सही मौके का इंतजार कर रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका इस सब में कहाँ खड़ा है? ऐसा लगता है कि वो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ खो रहा है। अमेरिका की स्थिति वाकई जटिल है। सबसे बड़ा झटका उन्हें नाइजर में लगा, जहां उन्हें अपना एयरबेस 22 छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये ड्रोन निगरानी का एक बड़ा केंद्र था। तो ये सिर्फ एक बेस का नुकसान नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये पूरे साहेल क्षेत्र पर आसमान से नजर रखने की क्षमता का नुकसान है। उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता बहुत सीमित हो गई है। और इसके अलावा नाइजीरिया के साथ भी तनाव है। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नाइजीरिया में ईसाइयों पर कथित अत्याचार को लेकर सैन्य हस्तक्षेप की धमकी ने राजनयिक संबंधों में काफी कड़वाहट घोलती है। नाइजीरिया के युवा समूहों और सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। ये दिखाता है कि भारी बयानों का जमीन पर कितना नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन तमाम भू राजनीतिक बदलावों, सैन्य रणनीतियों और बड़े बड़े बयानों के बीच हम अक्सर उस मानवीय कीमत को भूल जाते हैं जो आम लोग चुका रहे हैं। और ये कीमत बहुत ज्यादा है। माली की राजधानी बमाको का उदाहरण लीजिए। वहां जिहादी समूह JNIM, जो अलकायदा से जुड़ा एक गठबंधन है, उसने शहर के चारों ओर ईंधन की नाकेबंदी कर दी है। इसका नतीजा ये है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कारोबार ठप पड़ गए हैं और एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। ये दिखाता है कि ये समूह पारंपरिक लड़ाई के बजाय आम नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त करके दबाव बनाते हैं। बिल्कुल, और फिर व्यक्तिगत त्रासदियां भी हैं, जैसे माली की टिकटॉक इन्फ्लुएंसर मरियम सिसे की कहानी। हाँ, ये कहानी दिल दहला देने वाली है। और ये दिखाती है कि जब राज्य का नियंत्रण खत्म हो जाता है तो क्या होता है। मरियम सिसे टोंका शहर में रहती थी, वो टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी, लेकिन जिहादी समूहों ने उन्हें पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा देने के आरोप में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था। क्या संदेश? संदेश ये था कि वे सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनके विचारों पर भी नियंत्रण चाहते हैं। जिस शहर में उन्हें मारा गया, वहां कोई सरकारी सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। ये घटना स्थानीय सुरक्षा की पूरी तरह से विफलता और नागरिकों की कमजोरी को क्रूरता से उजागर करती है। ये दिखाता है कि जब राज्य कमजोर होता है तो सबसे अधिक कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। तो इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर आगे क्या होने की उम्मीद है? भविष्य कैसा दिखता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साहेल राज्यों से आपसी मतभेदों को भुलाकर खुफिया जानकारी साझा करने की अपील की है, और इसके पीछे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2019 में
इस क्षेत्र में लगभग 1900 आतंकवादी हमले हुए थे। 2024 तक यह संख्या बढ़कर 5500 से ज्यादा हो गई है। ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। तो समाधान क्या है? क्या सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है? यहीं पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि सैन्य समाधान पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से विफल रहा है, इसलिए अब जिहादी समूहों के साथ बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। लेकिन सहेल की सैन्य सरकारें इसे अपनी कमजोरी के संकेत के रूप में देखती हैं और इसे पूरी तरह से खारिज करती हैं। वे आतंकवादियों से कोई बात नहीं की नीति पर अड़े हैं। तो फिलहाल ये गतिरोध बना हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें किस घटना पर नजर रखनी चाहिए? एक बड़ी घटना जिस पर नजर रखनी होगी वो अमेरिकी कांग्रेस का फैसला है। वे जल्द ही ये तय करेंगे कि नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए विशेष चिंता का देश नामित किया जाए या नहीं। इसका फैसला 20 नवंबर तक आने की उम्मीद है। अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे नाइजीरियाई अधिकारियों पर प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे अमेरिका और नाइजीरिया के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो ये इस क्षेत्र की कूटनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। बिल्कुल। और आज के विश्लेषण से एक विचार ये उठता है, जब पारंपरिक पश्चिमी शक्तियां पीछे हट रही हैं और तुर्की और रूस जैसे नए खिलाड़ी अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं, तो क्या सहेल क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी का यह स्थानांतरण अधिक स्थिरता लाएगा, या ये केवल एक नए प्रकार की अस्थिरता और बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा? इसका सवाल का जवाब ही इस क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। ये थी आज की गहन पड़ताल। अब स्टाइलो न्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी जिसने इस विश्लेषण को संभव बनाया। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है। ये आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफिंग को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाने की सुविधा देता है। ये AI संचालित है और आपको दुनिया भर की जटिल घटनाओं को आसानी से समझने में मदद करता है। AI संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास भविष्य के विश्लेषण के लिए कोई विषय है तो हमें ज़रूर बताएं और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें।